हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल होम साइंस एग्जाम मास्टर। हमारा जो प्रैक्टिस सेट चल रहा था उसमें से आपका 45 क्वेश्चन तक हो गया था, तो उसके आगे से मैं आपको बताती हूँ। उससे पहले 44 स्क्रीन पर है, तो मैं उसका आंसर आपको बताती हुई चलती हुई हूँ। बाल अध्ययन में अनुसंधान में सूचना एकत्र करने के लिए प्रश्नावली पड़ताल प्रपत्रों में से एक है। सत्य है या असत्य है? तो ये क्या है? सत्य है आपका कथन। ओके, ये कथन आपका सत्य है। अगला है हमारा, निम्न में से कौन सा उदाहरण बच्चों में होने वाले सार्वभौमिक परिवर्तनों का उदाहरण नहीं है? मुस्कुराहट को प्रारंभ करना, प्रथम शब्द, पठन और चलना। तो इसमें कौन सा नहीं है? पठन। तो ये सारी चीज़ें तो सार्वभौमिक हैं। और पढ़ना क्या होता है, कोई आवश्यक नहीं है कि सभी लोग पढ़े लिखे हों या सबकी भाषा एक जैसी हो या सब पढ़ते हों। वे समूह जिनमें सदस्यता रोल रहता है या कार्यालय वाहक को चुनने के लिए कुछ प्रतिक्रियाएं होती हैं, समूहों के नाम से जाना जाता है। तो वो कौन से? सदस्यता का रोल रहता है और कार्यालय वाहक चुनने के लिए कुछ प्रक्रियाएं होती हैं, तो प्रोसेस भी है, हाँ, और आपकी सदस्यता भी है। तो ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आती हैं? ये सब आपके औपचारिक समूहों के अंतर्गत आएंगी। अगला प्रश्न है हमारा, कार्य संचरण का एक महत्वपूर्ण पहलू है जिसमें औपचारिक और अनौपचारिक दोनों संगठनों में प्रयोग किया जाता है। प्रभावी, ज्ञानप्रद, शिक्षाप्रद और समाकलन। तो शिक्षाप्रद कार्य संचरण जो है वो एक महत्वपूर्ण पहलू है जिसमें दोनों संगठनों का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होता है शिक्षाप्रद। अगला प्रश्न है हमारा, यूनिसेफ संस्था कल्याण के लिए कार्य करती है। तो यूनिसेफ जो संस्था है हमारी किसके? बच्चों के कल्याण के लिए कार्य करती है। और यूनिसेफ यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, ये क्या है? ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है और यह संयुक्त राष्ट्र संघ की एक विशिष्ट शाखा है। मैंने जो ये संस्थाएं हैं आपकी इंटरनेशनल और नेशनल, इन दोनों का PDF अपने टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दिया है, तो आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। तो मेरे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करें, उसमें आपके एग्ज़ाम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए हुए हैं और आपकी पपेट्स के टाइप्स भी उसमें दिया हुआ है। तो आप उसको जब आप ओपन करेंगे तो उसमें देखेंगे आपके काम की बहुत सारी चीज़ें टेलीग्राम पर हैं। तो प्लीज़ उसको आप सब ज्वाइन कर लें। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक आपदा में कौन सी संस्था तुरंत राहत के लिए कार्य करती है? तो हमारी भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी जो है वो क्या है? जो ये रेड क्रॉस सोसाइटी है यही क्या है? कार्य करती है। और ये रेड क्रॉस सोसाइटी कब? जैसे कि जो राष्ट्रीय आपदा की अगर हम बात करते हैं, प्राकृतिक आपदा की, तो भूकंप, बाढ़, सूखा और आपका अकाल, इन सारी चीज़ों में किन चीज़ों को पहुंचाती है? दवाइयों को। किसको? दवाइयों को आवास की स्थापना करती है, आवास बनाती है, जैसे टेम्परेरी टेंट वगैरह बनाना। और जल आपूर्ति, खाद्य आपूर्ति, इन सभी को करती है। व्यक्तिगत समस्याओं के साथ साथ राष्ट्रीय समस्याओं के निदान, जैसे जनसंख्या वृद्धि रोक, चेचक, मलेरिया उन्मूलन, पर्यावरण सुरक्षा, सिंचाई एवं दवा वितरण, वयस्क शिक्षा, जन शिक्षा, पोषण संबंधी समस्याएं, स्त्री शिक्षा, टीकाकरण, जन्मत आदि तक पहुंचने का उद्देश्य किसका है? तो इसमें सिर्फ किसी एक संस्था की बात नहीं हो रही है, किसी एक शिक्षा की बात नहीं हो रही है, इसमें औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों प्रकार की शिक्षाओं की बात हो रही है कि ये लोग क्या करेंगे कि ये आपके जो भी राष्ट्रीय जो समस्याएं हैं उनका निदान करते हैं, जैसे जनसंख्या वृद्धि रोक, जैसे ये सारी चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ें प्रोग्राम कब सफल होगा? जब औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार की शिक्षा का प्रयोग होगा। अगला है हमारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने अधिक से एक विश्वव्यापी विसंक्रमणीकरण कार्यक्रम लागू किया है। WHO ने जो विसंक्रमणीकरण कार्यक्रम लागू किया है वो कौन सा है? तो वो आपका किस समय लागू किया है? तो वो यहाँ पे दिया है मई 1974 में। तो मई 1974 में विश्वव्यापी विसंक्रमणीकरण कार्यक्रम लागू किया। इसका उद्देश्य डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस इत्यादि जैसे रोगों जो बच्चों के संक्रमण से होते थे, जिन्हें वर्ष 1990 तक नियंत्रित करना था। तो ये कार्यक्रम इन्होंने लागू किया था। किसका? DPT की बात अगर हम करें, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनेस आदि जैसे रोग जो बच्चों में होते थे उसके लिए विश्वव्यापी कार्यक्रम लागू किया। कठपुतली क्या है? आपकी श्रव्य, दृश्य
दृश्य, दृश्य श्रव्य या उपरोक्त सभी। तो कठपुतली आपकी दृश्य श्रव्य सामग्री के अंतर्गत आती है। और साथ में अगर ये पूछे कि प्रोजेक्टेड है या नॉन प्रोजेक्टेड है, तो ये नॉन प्रोजेक्टेड है। फिर अगला है हमारा मेरिओनेट्टस को और क्या कहा जाता है। तो मेरिओनेट्टस को क्या कहा जाता है, स्ट्रिंग कठपुतली के नाम से जाना जाता है। तो ये जो आपकी स्ट्रिंग कठपुतली या धागे वाली कठपुतली है, इसमें क्या होता है, इसको उंगलियों में बांधकर उस कठपुतली के अभिनय को प्रदर्शित किया जाता है। और कठपुतली के प्रकार मैंने टेलीग्राम पे शेयर किए हैं, तो आप लोग वहाँ पर जा कर के देख सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है होम साइंस एग्जाम मास्टर, इसी नाम से है। और साथ में मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी प्रोवाइड कर दिया है, तो आप वहाँ से ज़रूर देख लें। संदेश भेजने वाले और प्राप्त करने वाले के बीच की कड़ी को क्या कहा जाता है। तो जो संदेश हमने, जो सेंडर है और फिर उसके बाद प्राप्त करने वाले मतलब रिसीवर है, तो उसके बीच में क्या, हमारा चैनल। ठीक है, तो ये चैनल उसको क्या है, माध्यम कहा जाता है। प्राकृतिक बहुलक क्या है, विटामिन, खनिज, वसा, प्रोटीन। तो प्राकृतिक बहुलक क्या है, हमारे प्रोटीन है। और प्रोटीन से ही कोशिकाओं का निर्माण होता है बहुत सारी। और फिर साथ ही में ही जो एंजाइम्स होते हैं वो भी किसके, ज़्यादातर एंजाइम किसके, प्रोटीन के बने हुए ही होते हैं। प्रसार एक शिक्षा है जिसका उद्देश्य उन लोगों के साथ व कार्यविधियों में परिवर्तन लाना है जिसके साथ काम किया जाना है। यह परिभाषा किसने दी है। तो ये परिभाषा जो है आपकी डगलस एवं स्पिंजर ने दी है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ करेक्ट होता है। पहला है, निम्नलिखित सिद्धांतों में कौन सा गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा के मुख्य बिंदु को इंगित करता है। सरल से जटिल की ओर, करके सीखना, मूल से अमूल, भाग से समग्र। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले लर्निंग बाय डूइंग की बात करते हैं कि प्रसार शिक्षा के जो सिद्धांत है सबसे मुख्य यही है कि करके सीखना। गृह विज्ञान विषय को अपने शुरुआती चरण में क्या कहा जाता था, पारिवारिक विज्ञान, घरेलू विज्ञान, मानव विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। तो क्या कहा जाता है शुरुआत में, इसको डोमेस्टिक साइंस या घरेलू विज्ञान के नाम से भी जानते हैं। और फिर प्रैंक कलर चार्ट में आसपास के रंगों का उपयोग करने वाली योजना क्या कहलाती है, मोनोक्रोमेटिक और क्या है, सदृश मतलब एनालॉगस। तो एनालॉगस में पास पास के रंग लिए जाते हैं। जैसे अगर ये हमारी कलर व्हील है, तो कलर व्हील की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर हमने रेड ले लिया और यहाँ ब्लू है और हमारा यहाँ पर क्या है, येलो, ये हमारे प्राइमरी कलर हैं। सेकेंडरी की बात करते हैं तो इसी में के बीच में क्या, ऑरेंज हो जाता है, वॉयलेट हो जाता है और ग्रीन हो जाता है। तो हम क्या करें, इसके आसपास के हम लोग कलर ले सकते हैं। तो वो कौन सी है, आपकी एनालॉगस कलर स्कीम है। मोनोक्रोमेटिक में क्या होता है, एक ही कलर के टिंट और शेड्स का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने बताया था आपको कि रेड का अगर टिंट पे जाएंगे तो पिंक हो जाएगा और शेड पे जाएंगे तो कौन सा कलर हो जाएगा, आपका मरून कलर हो जाएगा। टिंट के लिए वाइट का यूज़ करते हैं और मैरून बनाने के लिए आपका ब्लैक कलर का यूज़ करते हैं। हाँ, और वैल्यू की बात किसी बच्चे ने पूछा था, तो हाईएस्ट वैल्यू वाइट की ही होती है और सबसे लोवेस्ट वैल्यू ब्लैक की होती है। और ग्रे क्या होता है, हमारा न्यूट्रल कलर होता है। अगला प्रश्न है हमारा, फर्नीचर की दरारों को भरने के लिए प्रयोग किया जाता है किसका, पुटीन अथवा मोम का प्रयोग किया जाता है। मेरी बाना एक तरीका है, रंग योजना का, पुष्प सज्जा का, गृह व्यवस्था का, इनमें से कोई नहीं। तो मेरी बाना जो है ये आपके इके बाना, मेरी बाना क्या है, पुष्प सज्जा की मतलब इसका एक तरीका है। और फिर साथ में अगर टोको बाना की बात अगर हम करें तो वहाँ पे टोकी बाना क्या है, ये हमारे धार्मिक स्थल या मंदिर के लिए यूज़ किया जाता है और ये जापानी वर्ड है। उसमें नमूने में डार्ट को निम्नलिखित के द्वारा बदला जा सकता है। किस चीज़ों के द्वारा डार्ट्स को बदला जा सकता है, तो इसमें आपका चुन्नट के द्वारा और नियंत्रित सीवन, इन दोनों के द्वारा डार्ट्स को क्या किया जाता है, मैनिपुलेट किया जा सकता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या होता है, करेक्ट हो जाता है। अनुपात से तात्पर्य है मापों एवं क्षेत्रों का एक दूसरे से संपूर्ण रूप से संबंध। यह कथन किसका है, तो यह कथन स्टेला सुंदरराज का है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। मापों एवं क्षेत्रों का एक दूसरे से संपूर्ण रूप से संबंध, मापों एवं क्षेत्रों का, ठीक है, संपूर्ण रूप से संबंध, ये किसका, स्टेला सुंदरराज का कथन है। वैक्यूम क्लीनर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आपका वैक्यूम क्लीनर चूषण के सिद्धांत पर काम करता है। किस पे, चूषण के सिद्धांत पर काम करता है। किसी भवन में स्टील बीम अथवा गार्डनर डालकर भूकंप रोधी ढांचा बनाने के लिए जो ये प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, रेट्रोफिटिंग कहलाती है। क्या कहलाती है, यह रेट्रोफिटिंग प्रक्रिया कहलाती है। अगला प्रश्न है हमारा,
धन, समय तथा शक्ति तीनों की ही अधिक आवश्यकता होती है। जीवन चक्र की प्रथम अवस्था, जीवन चक्र की द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे जीवन चक्र की द्वितीय अवस्था जो हमारी विस्तारण की अवस्था होती है वो क्या है आपका जो एक्सपैंड करती है लाइफ। जैसे 3 अवस्था है ना जीवन चक्र की, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। तो प्रथम अवस्था में क्या होता है, बिगिनिंग होती है, और सेकंड अवस्था में यहाँ स्कूल कॉलेज बच्चे जाते हैं, इन सारी चीज़ों का खर्च होता है। तृतीय अवस्था कॉन्ट्रैक्टिंग होती है, सिकुड़ने वाली। ठीक है, जब सारे बच्चों की शादी ब्याह हो जाती है, बच्चे सेटल हो जाते हैं, तो वो अवस्था आपकी तीसरी अवस्था कहलाती है। उसमें समय, शक्ति, ऊर्जा, इन सारी चीज़ों की कम आवश्यकता होती है। पाथवे चार्ट किससे संबंधित है, सुई और धागा, पेन पेंसिल, और आपकी पिन और सुई और पिन और धागा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, जो पिन और धागा है। ठीक है, पिन और धागा जो है वो पाथवे चार्ट से संबंधित है। मैंने जब कार्य सरलीकरण पढ़ाया है तो उसमें इन सारी जो आपकी पेन पेंसिल टेक्निक और जो आपके औपचारिक टेक्निक है, इन दोनों के अंदर जितनी चीज़ें हैं मैंने सारी बताई हैं। इसके लिए आप मेरा कार्य सरलीकरण का वर्क सिंप्लीफिकेशन का वीडियो देखिए। उसके 2 वीडियो हैं, एक में मैंने थ्योरी बताई है जिसमें आपको टाइम मैनेजमेंट बताया है, और एनर्जी मैनेजमेंट भी उसके साथ में एर्गोनॉमिक्स के साथ में बताया है, और साथ में उसके बाद जो दूसरा पार्ट है उसका, उसमें पूरे क्वेश्चन आंसर आपको कार्य सरलीकरण और एर्गोनॉमिक्स के सारे उसमें क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाएंगे। तो आप जाएं वहाँ पर, उसको ज़रूर उस वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि निश्चित तौर पर वहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है, परिवार की आय तथा व्यय पर नियंत्रण होना तथा आय का घर से सृजनात्मक कार्यों में व्यय करना गृह अर्थव्यवस्था कहलाता है। यह कथन किस शास्त्री का है? तो यह कथन किसका है, निकल एवं डार्सी का है। सृजनात्मक कार्यों में व्यय करना तथा गृह अर्थव्यवस्था कहलाता है, अर्थव्यवस्था कहलाता है, गृह अर्थव्यवस्था। तो ये किसने कहा है, निकल एवं डार्सी ने कहा है। अगला है हमारा, भारतवर्ष में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? तो भारतवर्ष में हमारे परिवार नियोजन कार्यक्रम सन 1952 में प्रारंभ हुआ। ठीक, फिर 1952 में ये सामुदायिक विकास केंद्र भी 1952 में शुरू हुआ है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम। उपभोक्ता संरक्षण विधेयक कब लागू हुआ? तो उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, यहाँ पे ऑप्शन सही नहीं है, 24 दिसंबर सन 1986 को उपभोक्ता संरक्षण विधेयक लागू हुआ। 1900 कब? 24 दिसंबर सन 1986, आप इसको नोट कर सकते हैं। उपभोक्ता संरक्षण विधेयक लागू हुआ। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस प्रकार को लेखा भविष्य के लिए योजना बनाने में सहायक है? तो ये जो है आपके लेखा, दैनिक लेखा, साप्ताहिक लेखा, मासिक लेखा और वार्षिक लेखा। तो भविष्य के लिए जब हम लेखा बनाएंगे तो निश्चित तौर पर किसके लिए, अक्सर ही हम भविष्य मतलब वार्षिक ही बनाते हैं, तो वार्षिक के लिए हम किसको यूज़ करेंगे, मासिक लेखा को लेने का प्रेफरेंस रखेंगे, कि जो लेखा जोखा है पूरे महीने का, उसी को लेकर के आधार मान करके हम वार्षिक योजना बनाते हैं। आय संतोष का वह प्रवाह है जो दिन में अनुभवों से उत्पन्न होता है, आत्मिक, धन, वास्तविक व गुणवत्ता। तो कौन सी आय संतोष का वह प्रवाह है जिसमें क्या होता है, आत्मिक आय जो होती है आपकी वो क्या साइकोलॉजिकल आय के अंतर्गत आती है। प्रबंध प्रक्रिया का प्रथम चरण क्या है? नियंत्रण, मूल्यांकन, संगठन, इनमें से कोई नहीं। तो प्रबंध प्रक्रिया का प्रथम चरण क्या है? आपका आयोजन है। तो इसीलिए आयोजन यहाँ कहीं नहीं है, इनमें से कोई नहीं करेक्ट आंसर होगा। गृह व्यवस्था प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण सोपान क्या है? वह संगठन, मूल्यांकन, नियंत्रण, आयोजन। तो गृह व्यवस्था प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण सोपान है आपका आयोजन करना। जब हम प्लानिंग करेंगे तो उसी के आधार पर सारे कार्य को किया जाता है। किस लक्ष्य को परिवार प्रतिपादन पहले करता है परंतु यथार्थ में स्वीकारता बाद में है? तो पहले हम क्या चीज़ निर्धारित कर लेते हैं, अपने गोल को हम कर लेते हैं और बाद में स्वीकारते हैं। तो वो कौन सा गोल है? हमारा दीर्घकालीन गोल के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट होता है। पाठ्यचर्या नियोजन का सही अनुक्रम। प्रारंभिक, प्रायोगिक पाठ्यचर्या की जरूरतों पर विचार करना, प्रायोगिक पाठ्यचर्या का मूल्यांकन और आरंभिक पाठ्यचर्या। तो मूल्यांकन के बाद अगर पुनर्विचार है तो उसको आप बाद में लेके जाएंगे, और सबसे पहले इसी तरह से अगर आप लगाना स्टार्ट करेंगे तो आपका आसान होगा। अगर इसको 4th नंबर पे इसको हम कर दें, और सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पाठ्यचर्या की सबसे पहले कोई भी काम करने से हम देखेंगे उसको ज़रूरत क्या है। तो ये हमारा पहला हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद फर्स्ट हमारा प्रारंभिक पाठ्यचर्या की ज़रूरतों पर विचार करना, फिर प्रारंभिक प्रायोगिक पाठ्यचर्या, तो ये हमारे दूसरे नंबर पर आ गया। और तीसरे नंबर पर आ गया आरंभिक पाठ्यचर्या का प्रयोग करना, और उसके बाद में इसका हम करेंगे मूल्यांकन। हाँ, तो हम देखेंगे फर्स्ट का बी, तो ये हमारा बी वाला ऑप्शन करेक्ट होता है। अगला प्रश्न है हमारा,
अगला प्रश्न है, पेंट आदि के दाग को छुड़ाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? साबुन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तारपीन का तेल या अथवा मिट्टी का तेल। तो इसको करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो इस पेंट आदि को छुड़ाने के लिए तारपीन अथवा मिट्टी के तेल की आवश्यकता होती है। किसकी? तारपीन अथवा मिट्टी के तेल की आवश्यकता होती है। फिर उसके बाद सजावटी कार्य को कई पंक्ति में सजावटी कार्यों को कई पंक्ति में चुन्नटें बनाकर परिधान वस्त्र में किया जाता है। क्या चीज़ की जाती है? प्लीट्स, पफ, शेयरिंग, रफू। तो यहाँ देखिए पंक्तियों में चुन्नटें, पंक्ति अगर हम बनाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है? हमारा प्लीट्स करेक्ट आंसर हो जाता है। फिर उसके बाद कांथा कढ़ाई के लिए सही क्रम व्यवस्थित कीजिए। तो कांथा कढ़ाई के लिए, कांथा क्या है? कांथा हमारे पश्चिम बंगाल की है और ये वेस्ट मटेरियल या वेस्ट साड़ी से बनने वाली एक क्या सुंदर सी एक फ्लोरिंग है, ठीक है, फर्श पर जिसको हम बिछाने का भी कार्य करते हैं, चौकी पर भी बिछाया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले इसको किस तरह से सेट करेंगे इसकी बात इन्होंने कही है। तो सबको हम क्या करेंगे, सबसे पहले करते हैं कपड़ों का आकार एक समान करना। तो ये फर्स्ट वाला, ये पहला स्टेप सही है। फिर उसके बाद कई शीट की एक तरह की लेयर बना लेना, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाता है? दूसरा हो जाता है। फिर उसके बाद तीसरे में विभिन्न भागों को एक साथ सिलाई करना। फिर उसके बाद सतह का विभाजन करना, विभाजन कर लिया, और फिर नमूने और बाहरी लाइनों को भरना, ठीक। तो इस तरह से हम करेंगे। तो एक ए पे फर्स्ट है और बी पे थर्ड है। तो ए पे ये आपका पहले पे ए है और बी इस पे आपका सी है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। स्पेशल बांधनी ऑफ मदुरई, मदुरई की स्पेशल बांधनी को हम किस नाम से जानते हैं? तो यहाँ पे क्या है? घरचोला, घरचोला एक करघे का नाम है। लहरिया, लहरिया भी एक रंगाई है। चुनरी, चुनरी की बात करें तो ये तो एक तरह का वस्त्र है। और यहाँ पे सुनगडी है, सुनगडी है, ये सुनगडी वर्ड ही अलग है। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि जो आपकी मदुरई मतलब तमिलनाडु की एक विशेष प्रकार की बांधनी है, जो कि सुनगडी में परिधान को बांधकर रंगाई की जाती है। इसमें क्या? परिधान को, गारमेंट को बांध करके रंगाई की जाती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट होता है। फिर अगला प्रश्न है हमारा कि आपका फुलकारी कहाँ की? पंजाब की। मुर्री लखनऊ की, सही है, ये भी सही, ये भी सही। इसमें कह रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। और फिर उसके बाद मुर्री है जो आपकी लखनऊ की। मुर्री वैसे ये किसका है? मुर्री फंदा, ये हमारे चिकनकारी का ही तो है, तो इसीलिए इसकी लखनऊ सही हो जाता है। कसूती कहाँ की होती है? कर्नाटक की होती है। यहाँ पे लखनऊ लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कर्नाटक की, कांथा हरियाणा की। तो कांथा भी हरियाणा की नहीं, अभी हमने बताया था ऊपर कि कहाँ की? पश्चिम बंगाल की। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग मतलब जो इन्होंने आंसर सही माना है वो कांथा माना है और यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया, लखनऊ नहीं, यहाँ पर कर्नाटक होना चाहिए था। और कसूती के भी 4 टाके, कौन कौन से? मुर्गी, मेथी, नेगी और गवंती। छपाई का सही क्रम दीजिए। सुखाना, रंगाई पदार्थ को जोड़ना, धोना, प्रिंटिंग प्रेस की तैयारी, कपड़े की तैयारी और कपड़े की छपाई। तो इसको क्या सही क्रम में लगाना है? सबसे पहले कपड़े की तैयारी, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? कपड़े की तैयारी करेंगे। फिर प्रिंटिंग पेस्ट की तैयारी, तो क्या करेंगे? फिर दूसरा है यहाँ पर प्रिंटिंग पेस्ट की तैयारी करेंगे, ओके। फिर उसके बाद हम लोग करते हैं कपड़े पर छपाई। कौन सा? कपड़े पर छपाई का काम होगा। फिर उसके बाद छपाई करने के बाद क्या करेंगे? सुखाएंगे, ये चौथा हो जाएगा। फिर रंगाई पदार्थ को जोड़ना, ये 5वां हो जाएगा। और फिर छठे में धोना और लास्ट में क्या करेंगे? धुल देंगे। तो ये इस तरह से अगर हम देखें तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है। अगला है प्रश्न है, धागे को सेल्वेज के समकक्ष रखते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें आपका जो सेल्वेज क्या है, सबसे पहले मैंने बताया था कि जैसे अगर ये आपका कपड़ा है तो इसके बगल बगल में किनारी होती है, तो ये क्या होती है? ये आपकी कैसी चलती है? ये वार्प वाइज चलती है, मतलब वार्प के साथ साथ। वार्प मतलब ये आपके ताने के धागे जो होते हैं उन्हीं के साथ साथ में चलती है। तो यहाँ पे क्या आपका करेक्ट आंसर हो जाता है? ताना, ताने के धागे के अंतर्गत चलती है। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज टेक्सटाइल की आपको बता रखी हैं। आप मेरे जो आपके फास्ट ट्रैक रिवीजन वाला एक वीडियो है तो उसको भी आप देख लें, फास्ट इंपॉर्टेंट होम साइंस टॉपिक फास्ट रिवीजन, तो वहाँ से
भी आपको बहुत सारे पॉइंट्स देखने को मिल जाएंगे। खिलाड़ियों द्वारा पहने जाने वाले वस्त्रों के लिए काम आने वाला तंतु है स्पैंडेक्स, कांच युक्त, धातु युक्त, कार्बन युक्त। तो ये सब तो पहनेंगे नहीं, तो स्पैंडेक्स लचीला होता है और उसमें क्या होती है, विकिंग क्षमता होती है। ठीक है, वेटिंग और विकिंग दो चीज़ें हैं, अलग अलग हैं। वो क्या होता है, उससे शरीर ठंडा रहता है और पसीना भी क्या होता है, कम निकलता है और शरीर ठंडा होता है, फ्लेक्सिबल रहती है बॉडी उससे। ठीक, तो वो क्या है, स्पैंडेक्स। निम्नलिखित में से कौन सा कपड़ा तौलिया के लिए उपयुक्त होता है, सूती, नायलॉन, टेरिलॉन, डेक्रान। तो इसमें कोई भी अवशोषक क्षमता नहीं है, इसलिए जो हमारे वनस्पतिक रेशे हैं, सूती रेशे, उनमें पानी को सोखने की क्षमता होती है, इसी वजह से ये टॉवेल के लिए यूजफुल होते हैं। कपास के रेशे के उत्पादन का सही क्रम दीजिए। तो कपास के रेशे का उत्पादन सबसे पहले हम क्या करेंगे, खेती करना मतलब हार्वेस्टिंग का काम करेंगे, पहला हो जाता है। फिर उसमें से क्या करेंगे, गिनिंग होगी। उसमें हार्वेस्टिंग के बाद क्या करते हैं, गिनिंग करते हैं, मतलब बिनौले निकालना या गांठ बांधना। फिर उसके बाद खोलना एवं आपस में मिलाना, ये थर्ड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट करने के बाद उसके बाद कार्डिंग करेंगे। कार्डिंग मतलब धुनना। ठीक है, कार्डिंग मतलब धुनना, ये फोर्थ पॉइंट है। फिर उसके बाद फिर कंघी करना, ये पांचवा है हमारा। फिर कंघी करने के बाद फिर उसके बाद पूनियाँ बनाना, ये हमारा बेल्स का निर्माण करना इसको कहते हैं, ये हमारा छठा पॉइंट है। और सबसे लास्ट में क्या करेंगे, कताई करेंगे, तो ये हमारा 7 पॉइंट है। इस तरह से हम देखेंगे तो यहाँ पर सही जो आपका है उसमें ये ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। अगला प्रश्न है हमारा कि घी, मक्खन, खाद्य तेल, शहद, मसाले, आटा तथा बेसन उत्पादन प्रमाणन चिन्हों होते हैं। तो फिर ये किसके होते हैं, जब भी आप देखें कि मसाला, आटे, ये सारी चीज़ें, दालों की बात हो रही है, हाँ, ये सारी चीज़ें हो रही है, तो ये सब कृषि से संबंधित है। तो एग मार्क जो है ये इसी से संबंधित है। तो इस पर किसका प्रमाणन होता है, एग मार्क का प्रमाणन होता है। और ISI की स्थापना 1947 में की गई। और ये क्या है, जो FPO है वो किसको, FPO फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर, फल सब्जियों के बने पदार्थों के स्तर का निर्धारण करने वाली संस्था है। तो कभी फल सब्जी के बारे में अलग से पूछ ले तो उसके लिए हम लोग क्या FPO का प्रयोग करते हैं। ISI भी एक प्रमाणन चिन्ह है, वो भी क्या करता है, प्रमाणित करता है कि मानक प्रमाणित करता है कि ये चीज़ें खाने योग्य हैं या नहीं। तो वहाँ पर भी आपका ISI मार्क होता है। उसकी स्थापना 1947 में की गई। और इन सारी चीज़ों, मसालों के लिए, कृषि से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं उसके लिए किसका उत्पादन, बेसन का उत्पादन किसके लिए, एगमार्क प्रमाणन निश्चित होता है। सरसों के तेल में आर्जिमोन तेल द्वारा मिलावट की जाती है। इस परीक्षण की जांच किसके द्वारा, तो इस परीक्षण की जांच आपकी नाइट्रिक अम्ल मिला करके की जाती है। ठीक है, और अगला प्रश्न है कि सोडियम निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य संरक्षण में प्रयोग किया जाता है, क्या चीज़ है जो खाद्य संरक्षण में प्रयोग किया जाता है। तो सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। हम सभी जानते हैं अचार, मुरब्बा, सॉस, इन सारी चीज़ों में सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पोषणीय एनीमिया प्रोफिलैक्सिक कार्यक्रम भारत में वर्ष में कब शुरू किया गया। तो यह भारतवर्ष में कब शुरू किया गया, 1970 में शुरू किया गया। जब वजन सामान्य वजन से 30% अधिक घटता है तो उस समय उसको मॉडरेट ओबेसिटी कहते हैं। 20% होता है तो स्लाइट, इससे ज़्यादा हो जाएगा तब फिर सीवियर ओबेसिटी हो जाएगी। 5 वर्ष के बच्चे को तेज बुखार है, उसे निगलने में तकलीफ हो रही है, टॉर्च से देखने पर उसे हलक पर सफ़ेद नजर आती है। यह लक्षण किसका है, तो यह लक्षण किसका है भाई, यह डिफ्थीरिया का लक्षण है, जिसमें व्हाइट कलर की एक झिल्ली गले के पास हो जाती है, जिसमें रोगी की श्वास नली या नाक किसी पर भी आक्रमण मतलब वो होता है। और ये इसकी एज क्या होती है, 2 से 5 वर्ष के बच्चों में दिखाई देती है। प्रारंभ में हल्का सा दर्द व सूजन आ जाती है। टॉन्सिल तथा कोमल तालू पर भूरी श्वेत झिल्ली पड़ जाती है। सामान्यतः शरीर का तापक्रम कितना होता है, 98.4, 98.3, 100 डिग्री सेल्सियस, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इनमें से कोई नहीं करेक्ट ऑप्शन होगा। अगर यहाँ पर भी कुछ और लिखा होता और फिर तब पूछा जाता, और तो उसके बाद तब अगर 98.6 हमको ना मिलता तब हम 98.4 को वहाँ पर टिक करते, अगर उस चारों ऑप्शन में कुछ लिखा होता। तो अचार और सॉस उन व्यक्तियों के आहार में सम्मिलित नहीं करना चाहिए जिन्हें किसकी शिकायत है, पेलाग्रा की, अनीमिया की, अति तनाव की, कम रक्तचाप। तो लो में तो भाई नमक वो खाएंगे ही। हाँ, तो ये क्या है, अति तनाव में मतलब हाइपरटेंशन के मरीज के लिए इन चीज़ों को क्या किया जाता है,
निषेध किया जाता है या फिर मतलब बहुत कम मात्रा में लिया जाता है। RDI संस्तुति आहार अंतर्ग्रहण किससे प्रभावित होता है? कार्यस्थल, सामाजिक स्थिति, पारिवारिक आकार, शारीरिक आकार। तो ये किससे प्रभावित होता है? संस्तुति आहारीय अंतर्ग्रहण, मतलब कि जैसा कहा गया है खाने के लिए उतना खाना इस किस चीज़ से प्रभावित होगा? ये आपके पारिवारिक आकार से प्रभावित होता है। अगर परिवार बड़ा है और कमाने वाले कम लोग हैं तो आप अपने परिवार की जो आहार संबंधी आवश्यकताएं उसको पूरा नहीं कर पाएंगे। चावल और दाल को अलग अलग खाने की अपेक्षा खिचड़ी के दाल चावल बनती है, ये अधिक पौष्टिकता वाली होती है। ऐसा क्यों होता है? तो दाल लाइसिन प्रदान करती है और चावल में कम है, और चावल थियोनिन प्रदान करता है जो कि दाल में कम है। चावल विटामिन सी प्रदान करती है जो कि दाल में कम है। तो ए और बी दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाता है। तो क्या भाई, दाल में लाइसिन और चावल में मिथियोनिन है। गर्भावस्था में प्रोटीन की मांग बढ़ जाती है क्योंकि गर्भस्थ शिशु के विकास के, गर्भवती स्त्री की ऊर्जा की मांग पूर्ति के लिए, रक्त निर्माण के लिए, अस्थि निर्माण के लिए। तो करेक्ट आंसर गर्भस्थ शिशु के विकास के लिए। अतिसार के रोगी को भोजन देना चाहिए कम रेशायुक्त, ज़्यादा रेशायुक्त, प्रोटीन में भरपूर, वसा में भरपूर। तो अगर अतिसार का रोगी है तो उसको भोजन कैसा देना चाहिए? तो उसको भोजन कम रेशे वाला देना चाहिए, क्योंकि पहले से ही रोगी को बार बार मल त्यागने की इच्छा हो रही है और ज़्यादा रेशा खाने से क्या होगा, उसको और भी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। गर्भावस्था के दौरान कुल प्रोटीन बनती है, तो गर्भावस्था के दौरान 900 ग्राम प्रोटीन बनती है कुल प्रोटीन। अंडे के छिलके के संरक्षण आवरण कौन से हैं? तो जो अंडे को सबसे ऊपर क्या होता है, जो संरक्षण आवरण है वो क्या है? उसको हम क्यूटिकल के नाम से जानते हैं, जिस पर बहुत सारे छोटे छोटे से छिद्र बने हुए होते हैं। और इसको क्या, इस अंडे के बाह्य आवरण को किस नाम से? एगशेल के नाम से भी जानते हैं, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है, CaCO3। क्या? CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है। पार्श्विक दुग्ध की क्षमता की जांच की जाती है कॉलीफॉर्म टेस्ट युक्त, आयोडीन टेस्ट युक्त, नाइट्रिक एसिड टेस्ट युक्त, फास्फेटस टेस्ट युक्त। तो जो पाश्चरीकृत दूध होता है उसकी क्षमता जांच किससे की जाती है? तो फास्फेटस टेस्ट प्रयुक्त करके किया जाता है। अगला है हमारा, मानव शरीर में जल की मात्रा लगभग होती है कितनी? 65%, 75%, 45% और 35%। तो करेक्ट आंसर है 65%। ठीक। घर पर जल शुद्ध करने की उपयुक्त विधि, ब्लीचिंग पाउडर उबाल कर, क्लोरीनीकरण करके, अवक्षेपण। तो आपने किस चीज़ से घर पर शुद्ध किया है? तो हमेशा उबाल करके शुद्ध किया जाता है। जल की कठोरता के कारण जल में क्लोरीन गैस पाया जाना, जल में तैरने वाली अशुद्धियों का पाया जाना, जल में सोडियम क्लोराइड का पाया जाना, जल में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स, बाइक्लोराइड तथा सल्फेट का पाया जाना है। तो यहाँ पर कार्बोनेट एवं क्लोराइड का, सल्फेट का पाया जाना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी होता है आपका करेक्ट। अगला प्रश्न है, कौन सा पोषक तत्व शरीर में सबसे बड़े प्रतिशत में मौजूद होता है? विटामिन, खनिज पदार्थ, पानी और कार्बोहाइड्रेट। तो सबसे ज़्यादा हमारे शरीर में क्या होता है? सबसे ज़्यादा पानी हमारे शरीर में होता है। फिर उसके बाद यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही होता है। अगला है हमारा, एक भारतीय महिला की प्रतिदिन की लौह की आवश्यकता पड़ती है। तो जो एक भारतीय महिला है उसकी प्रतिदिन लौह की जो आवश्यकता है वो 30 माइक्रोग्राम प्रति किलो इसमें है। ये पुरानी RDA के अनुसार है 40 माइक्रोग्राम प्रति किलो अब हो गई है। इस सूची 1 में दी गई पोषण अभाव के रोगों की सूची 2 में से कीजिए। तो इसमें रिकेट्स, इसको मैं आपको मैच करा दे रही हूँ उसको। रिकेट्स में काइफोसिस, ठीक, काइफोसिस और फ्लोरोसिस। आपके मोल्टेड दांत में फ्लोरीन की बात हम कर रहे हैं, जब ज़्यादा हो जाता है। और बेरी में क्या होता है? इसके अभाव से क्या हो जाता है? बेरी के अभाव से आपको पैरास्थीसिया हो जाता है, विटामिन B1। ठीक, बेरी की कमी से इसी से हो जाता है, तो इसको क्या, पैरास्थीसिया हो जाता है। और पेलाग्रा से डेलेरियम हो जाता है। तो इस तरह से इसको आप मैच कर सकते हैं। और इसमें देखें तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी पे करेक्ट होता है। फिर अपना वसा अघुलनशील है, किस चीज़ में अघुलनशील है? ईथर में, पानी में, कार्बन टेट्राक्लोराइड में, क्लोराइड में। तो आप जाने क्लोराइड और ईथर तीनों में है, तो इससे आप याद रखेंगे क्लोराइड है, तो दोनों में क्या है? घुलनशील है, घुलनशील है। और ईथर में भी घुलनशील है, और अघुलनशील किस में है? पानी में अघुलनशील है। अच्छा, वसा और पानी को कैसे जो उसको करते हैं, एक साथ करते हैं, तो उस क्रिया को क्या कहते हैं?
आप लोगों को याद करके दिमाग पे जोर डालिए। जो अंडे में मायोनीज में की जाती है कौन सी क्रिया कहलाती है? तो वो क्या है? इमल्सिफिकेशन। ठीक है, जब वसा और आप जल को एक साथ मिश्रित करते हैं। शरीर को सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है कार्बोहाइड्रेट से, वसा से, खनिज लवण से और प्रोटीन से। तो शरीर को सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है वसा से। ठीक है, तो कितनी होती है? 1 ग्राम वसा से 9 किलो कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। प्रोटीन का पाचन होने के पश्चात वह परिवर्तित हो जाता है। वो किस में टूटता है? अमीनो एसिड में। अच्छा, जो ये अमीनो एसिड्स हैं वो किससे बंधे हुए होते हैं? कौन से बॉन्ड से? तो वो आपके पेप्टाइड बॉन्ड से बंधे हुए होते हैं। अगला प्रश्न है, स्टार्च को शर्करा में बदलने वाले एंजाइम का नाम क्या है? स्टार्च को जो शर्करा में बदलता है उस एंजाइम का नाम क्या है? तो उस एंजाइम का नाम हमारे जो है वो क्या है? टाइलिन है। कौन सा एंजाइम है वो हमारा टाइलिन एंजाइम है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होता है। एक स्नैक जो देता है 12 ग्राम कार्बोहाइड्रेट एवं 3 ग्राम वसा, वह शरीर में कितनी किलो कैलोरी देगा? तो वो 12 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट कितनी एनर्जी वो देता है ऊर्जा? 1 ग्राम में 4, तो इसको 12 को 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे आप, तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा 48। और फिर यहाँ 3 ग्राम है, तो 3 ग्राम को जब मल्टीप्लाई करेंगे आप, वसा है ना ये, तो इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? आपका 27 आ जाएगा। यहाँ पे 27, दोनों को आप ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 5 ये हो गया, 6 हो गया यहाँ से, तो यहाँ 75 किलो कैलोरी। तो ये आपका सी, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाता है? आपका करेक्ट हो जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, भोजन में ऊर्जा का सबसे संकेंद्रित रूप निम्न में से कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन्स और विटामिन। तो भोजन में ऊर्जा का सबसे संकेंद्रित रूप जो है वो आपका कार्बोहाइड्रेट है। क्या है आपका? कार्बोहाइड्रेट है। और कार्बोहाइड्रेट का स्थान क्या है? प्रमुख है। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के यौगिक होते हैं। इनकी संरचना, रासायनिक संरचना की विशेषता यह है कि इनमें हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या ऑक्सीजन के परमाणुओं की अपेक्षा प्रायः दुगुनी होती है। ठीक है, तो ये आपका कार्बोहाइड्रेट। अगर इसका कार्य पूछ लिया जाए तो शरीर को आवश्यक ऊर्जा प्रदान करने के लिए शर्करा का मुख्य स्रोत है। ग्लूकोज तंत्रिका तंत्र का पोषण करता है। यह शरीर के ताप को नियंत्रित रखता है। मैं कार्बोहाइड्रेट के काम बता रही हूँ। यह भोजन को स्वादिष्ट बनाता है। यह दलहन में पायरुविक अम्ल पैदा करता है जो वसा के पाचन में सहायक होता है। तो कार्बोहाइड्रेट किसका? पायरुविक अम्ल पैदा करता है जो वसा के पाचन में सहायक होता है। ओके, तो ये हमारे कुछ कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख कार्य हैं। निम्न में से मोटापे का कारण क्या है? ज़्यादा खाना, कम खाना, कभी ज़्यादा खाना। तो ये भी अगर ज़्यादा खाएंगे तो मोटापा हो सकता है। अपोषणीय पदार्थ जो भोज्य पदार्थों में उद्देश्यपूर्ण ढंग से मिलाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं अपोषणीय, है ना, इसीलिए इसको फूड एडिटिव्स कहेंगे कि आपके भोजन में क्या इस तरह के पदार्थ मिलाए जाएं जो कि हमारे शरीर को क्या नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा आहारीय चिकित्सा का उद्देश्य है? कौन सा उद्देश्य है? पाचन तंत्र के कष्टों को देखते हुए सरल, सौम्य तथा सुपाच्य आहार प्रदान करना है। रुग्णावस्था में भी उच्च पोषक स्तर की निरंतर आपूर्ति करना और शरीर के प्रभावित अंगों को पर्याप्त विश्राम प्रदान करना। ठीक है, और इनमें से सभी। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा इनमें से सभी, ये सारी चीज़ें आती हैं। फिर उसके बाद धागे को साफ करने के लिए मार्जन का प्रयोग का इस्तेमाल किया जाता है। तो किसके धागे को प्रयोग साफ करने के लिए? ऊन के धागे को साफ करने के लिए मार्जन का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि जब ऊन छटाई के स्तर के निर्धारण के बाद जब ऊन की सफाई एवं धुलाई की जाती है तो उन रेशों में पसीने, चिकनाई, धूलकण आदि गंदगियां उपस्थित होती हैं जिन्हें साफ करना आवश्यक होता है। तो मार्जन से उसको साफ करते हैं। चिकनकारी कला का उद्भव केंद्र कहाँ है? तो बार बार बताया मैंने, शैडो वर्क है आपका, वाइट ऑन वाइट का जो काम है, और मुर्री, फंदा, बिजली, ये सारी किसकी? ये आपकी लखनऊ की चिकनकारी की कढ़ाइयों के क्या है? टाके हैं। तो चिकनकारी किससे संबंधित है? लखनऊ से संबंधित है। स्ट्रॉबेरी या चेरी जैम को जमाने के लिए उसमें मिलाया जाता है, क्या मिलाया जाता है? नमक, नींबू का रस, गंधक अम्ल और आलू। तो ये क्या है? नींबू का रस। भूनने तथा सेकने का प्रयोग किस विधि में किया जाता है? जल द्वारा पकाने की विधि, वाष्प द्वारा पकाने की विधि, चिकनाई द्वारा पकाने की विधि तथा वायु द्वारा पकाने की विधि। तो वायु के द्वारा पकाने की विधि में किसमें? भूनने तथा सेकने में। इसमें किसी तरह से अलग से वसा या पानी, मॉइस्चर या फिर फैट इसमें यूज नहीं किया जाता है। सूती कपड़ा जलता है और उसमें
उसमें से निकलती है। सूती कपड़े के जलने पर कौन सी लौ निकलती है? पीले रंग की लौ निकलती है। हाँ, अगर कहा जाए प्राणीज जैसे कॉटन और वूल के सिल्क और वूल के जलने पर नीली लौ निकलती है। पीली लौ आपकी कॉटन से निकलती है और फिर जलने के बाद आफ्टर ग्लोइंग वाली क्रिया रहती है। तो लिनन, कॉटन, इन दोनों में क्या होता है? आफ्टर ग्लोइंग होती है। जलने के बाद वो ऐसा लाल लाल सा थोड़ा देर तक अंगारा जैसे थोड़ा सा होता है ना, उस तरह से होता है। तो इस तरह से आपके यहाँ पर 125 प्रश्न पूरे होते हैं। दूसरा प्रैक्टिस सेट भी मैं आज अपलोड करूँगी, उसको आप लोग देखिएगा। और हाँ, अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको पसंद आता है तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, जो 20/200 था वो पूर्ण अंधता के लिए, मतलब बिल्कुल आपकी जब ब्लाइंडनेस हो जाती है तब वो स्थिति कहलाती है। वहाँ पे जो ऑप्शन बुक में दिया हुआ है वो ऑप्शन नंबर ए है, जिस पे 20/20 है, तो वो तो हो ही नहीं सकता। इन्होंने ये ऑप्शन गलत कर दिया। उसकी जगह अगर 20/60 होता तब ये करेक्ट आंसर हो जाता, क्योंकि लो विजन की बात हो रही है, पूरी ब्लाइंडनेस की बात नहीं हो रही है। जो कि आपकी विजुअल इम्पेयरिटी है उसकी दो कैटेगरी है ना, एक लो विजन है और एक ब्लाइंड वाला है। ठीक है, तो अगर पूरी ब्लाइंड वाले की बात करेंगे तो 20/200 सही है, लेकिन अगर वहाँ पे लो विजन की बात हुई है इसलिए 20/60 वहाँ पर आंसर हो सकता है, क्योंकि ऑप्शन वहाँ सही नहीं है। 20/20 का कोई मतलब नहीं होता है। इसका ये मतलब होता है 20/200 कि अगर हमें कोई अगर ऐसा व्यक्ति है जिसको दिख रहा है, मतलब जिसकी नॉर्मल आइज है, उसको कितने फीट से 20 फीट से जो चीज़ दिखती है उसको ये जो ब्लाइंड वाला है, सॉरी हाँ, इसको जो नॉर्मल आदमी है उसको 200 फीट से जो चीज़ें दिख रही हैं वो उसको क्या 20 फीट से भी दिख नहीं पा रही हैं कायदे से। तो ये स्थिति आपकी ये कहलाती है। ठीक है, और 20/60 ये जो है ये आपके लो विज़न के लिए होता है। और इसी के साथ साथ में आपका ये आज का प्रैक्टिस सेट ख़त्म होता है। तो मिलते हैं अपने अगले प्रैक्टिस के साथ, तब तक आप लोग लगातार पढ़ते रहें। ओके, बाय।